अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, पीजे मीर साहब, जावेद इकबाल साहब और सना बुच्चा साहिबा ने हमें आज ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब पेशावर में मौजूद थे और पार्टी मेंबरान को, पार्टी कारकुनान को एक मरतबा फिर मुतहर्रिक करने की कोशिश की। सवाल इफ्तिखार साहब मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि क्या PTI लॉन्ग मार्च को लेकर अपने ही दावों में फंस गई है? ये आपको गलत फहमी है। PTI का लॉन्ग मार्च बहुत सारे सियासी पंडितों की आंखों को खोल के रख देगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे इसलिए अंदाज़ा हुआ कि कल जब ये फैसला होना था कि जजेस के क्या होना है मामला, और टारर ने इस्तीफ़ा दिया इसलिए कि टारर इत्तेफाक नहीं करता था सीनियरिटी से हट के कोई फैसला देने को, लेकिन उसके ऊपर इतनी पाबंदी थी, इतना दबाव था उसकी पार्टी का कि तुमने ऐसा करना जैसा हम कह रहे हैं। तो इस वक्त मुल्क में एक अजीब किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है। मौजूदा हुक्मरान अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो पहले हुक्मरानों के साथी थे वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, और इमरान खान अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो जब तीनों अपने अपनी बका की जंग में मसरूफ़ हो गए हैं तो फिर क्यों नहीं कामयाब होगा लॉन्ग मार्च। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है लॉन्ग मार्च को लाने वाला शख्स, अगर पाकिस्तान में ये लैंग्वेज किसी ने और ने इस्तेमाल की होती ना, तो शायद वो सारी उम्र मुकदमात को ही भुगतता रहता। तो लॉन्ग मार्च तो होगा। अब लॉन्ग मार्च में लोग कितने आते हैं, ये लोगों को चौंका देने वाली बात होगी। मुमकिन 18 लाख लोग आ जाएं और मुमकिन 18,000 लोग हैं। अच्छा, ये पॉइंट होगा देखने का। सर हुकूमती इत्तेहाद ये कहता है कि अनसर्टेन सिचुएशन है, पार्टी PTI के अपने अंदर अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि करना क्या है। पहले अपने आप अंदर तो क्लियर कर लें, PDM अपने अंदर तो क्लियर कर लेंगे इनकी चीज़ें क्या हैं, इन्होंने क्या, यानी पिछली दफ़ा इन जजों की तैनाती के बारे में फ़ैसला कोई और था और इस दफ़ा फ़ैसला कुछ और है। तो PDM पहले ख़ुद तो तय कर ले कि उसने क्या करना है, दूसरों को तो छोड़ो। एक बात, अभी बिलावल ने एक बात कही, तकरीर की, उस तकरीर में एक ख़ास टोला जो हर साल ये नारे लगाता है, ये पहली दफ़ा नारे नहीं लगे, और बिलावल को वजाहत देनी पड़ेगी। तो फैसला ये PDM भी तो करने, ये क्या करना चाहती है, महंगाई ये ख़त्म नहीं कर सके, गवर्नेंस में ये तब्दीली नहीं ला सके, लोग इनको बरसरेआम चैलेंज करते फिरते हैं, ये उनके खिलाफ कोई पर्चा नहीं दर्ज करा सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो ये कर क्या सकते हैं। इफ्तिखार साहब आप ठीक कह रहे हैं, ना सिर्फ बिलावल बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस पर वजाहत देनी पड़ी। पीजे मीर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या देखते हैं कि PTI की जानिब से एहतजाज का तो कहा जा रहा है लेकिन एहतजाज की कॉल नहीं दी जा रही, लेकिन पार्टी के अपने अंदर जो फैसले हैं वो ठीक तरह से नहीं हो रहे। अगर हो रहे होते तो कोई डेट दी जाती, कोई हमारे सामने चीज़ें बहुत क्लियर होती, लेकिन अभी इस तरह नहीं है, अनसर्टेन चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं कि अपने ही बयानी के अंदर घूम चुकी है PTI? देखें, ये अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं PTI, पहले ये इमोशन से चल रहे थे, अब ये थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्योंकि अब ये टेस्ट कर रहे हैं आपको पॉलिटिकल क्लाइमेट, पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है, इसको ये टेस्ट कर रहे हैं। वो हम सब एक वो कहते हैं ना, पाइट पाइपर के पीछे लगे हुए हैं, हाँ जी कब ऐलान करेंगे, कब ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च इन माय ओपिनियन इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अगर आपने कोई काम करना है तो पार्लियामेंट में जाके करें। अगर आप लॉन्ग मार्च के इसी के आप उस लाइन पे लग जाएंगे, अभी तो आप रेस्क्यू मोड पे हो भाई, आप तो रिहैबिलिटेटिव मोड पे हो ही नहीं हो अभी, तो आप उसको तो ठीक कर लो। अगले साल के लिए आपने कोई प्लानिंग की है, बर्फबारी आपकी शुरू हो गई है, आपकी एनवायरनमेंट क्या कर रही है, अगले साल आपका क्या होगा। अभी तो हम निकलेंगे नहीं इससे बाहर कि आपके अगले फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वी आर गोइंग डाउन। मैं बार बार कहता हूँ, आपका खरीफ का क्रॉप उड़ गया है, रबी पे आप फंस गए हुए हैं। What are you going to do? You're going into famine. So the question here arises, क्या इमरान के पास वो गिद्दड़ सिंगी है कि इमीडिएटली वो कल आके वो कर देगा? जिस तरह अभी इफ्तिखार बात कर रहे हैं कि ये तो आए थे महंगाई खत्म करने, क्या कर दी महंगाई खत्म? एक तो आप इनको ब्लेम ना करें, आपका वर्ल्ड क्लाइमेट इस तरह थी, एक कोविड आ गया, वर्ल्ड रिसेशन आ गई, डिप्रेशन आ गई, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, और आप जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल अनचार्टर्ड है, आपके पीछे FATF लगी हुई है, आप भीख मांग रहे हैं लोगों से इधर उधर जाके। सो वी आर इन अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन।
इस कंफ्यूजन को एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे बट वन वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर। ये नहीं करोगे आप, पार्टीज छोड़ो, पार्टीज क्या है यार, पार्टीज आती हैं जाती हैं, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज टू सर्वाइव। एंड आपका अगर ठीक नहीं होगा मैकेनिज्म, पॉलिटिकल मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा, यू विल नॉट गो फॉरवर्ड। ठीक है सना बच्चन साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और फिर ताख़ीर पे ताख़ीर, बार बार कहा जाना कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, लेकिन अक्टूबर में भी चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही, तो क्या आने वाले इंतखाबात पीटीआई के लिए फैसला कुन साबित हो सकते हैं? मुझे ऐसे लगता था मुनीज़े के कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले कि जब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ने ज्वाइन किया है, ये मखलूत हुकूमत वजूद में आई है, तो अब ये डायरेक्शन सेट करेंगे। माजरत के साथ इस मुल्क में डायरेक्शन इस वक्त इमरान खान साहब सेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो कहते हैं उसके मुताबिक फैसले होते हैं, उसके मुताबिक पर्चे कटते हैं, उसके मुताबिक केसेस बंद होते हैं, उसके मुताबिक ही ये मुल्क चल रहा है। तो अगर तो इमरान खान साहब को रेलेवेंस उनकी खत्म करनी थी तो उनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है या हादसा है, अब वो भी एक तरह से उनके लिए एक मुअम्मा भी बन गया है और उनके लिए फैसिलिटेशन भी है, जो उनके बयानिए को मजीद जो है वो पुख्ता करता है। और बार बार ये कहना कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, और उनको ये बार बार ये उनको वो प्रूव कर रहे हैं कि जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जो हालात इस वक्त क्रिएट किए जा रहे हैं वो प्रूव करते हैं। आजम स्वाति साहब का इस वक्त उठा लेना, उठवाए जाना, उसके बाद एफआईए के साथ सादा लिबास में मलबूस लोगों का साथ आना, उसके बाद उनको गाड़ी में डालना, उनका सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर एहतजाज करना। आज ये बात हमने सुननी है असद उमर साहब से, फवाद चौधरी साहब से, जो एहतजाज करते सुप्रीम कोर्ट के बाहर के, जमहूरियत का तो मतलब जनाजा निकल गया है। और ये जो पार्लियामान है ये फातह ख्वानी के लिए बनी है और ये वही हो रहा है। और माजरत के साथ इस वक्त ये हुकूमत समझ ही नहीं पा रही, इनको तो अपनी मसलियत से निकलना आता ही नहीं है। हमने बारहा कहा कि मत आइए, हमने तो इनको यही एडवाइस किया था, मीडिया में यही एक प्रीडोमिनेंट ओपिनियन था कि इनको किसी भी सूरत इमरान खान साहब को जो उनका आईनी दौर है उस पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इन्होंने की, अब इन्होंने कर ली है, अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मसला ये है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मुल्क एक केओटिक एनवायरनमेंट में है और इमरान खान साहब का एंड रिजल्ट यही था। लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, वो सिर्फ लॉन्ग मार्च का कह के कर चुके कि इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दो, इसकी इकोनॉमी को नीचे कर दो, इस मुल्क को चलने मत दो, इसके इदारों को कमजोर कर दो, और वही हो रहा है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च का तकल्लुफ भी ना करे तो कोई बात नहीं, उन्होंने जो एंड रिजल्ट अचीव करना था वो उन्होंने अचीव कर लिया। और ये पीडीएम की कमजोरी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमजोरी है, ये एएनपी की कमजोरी है कि वो इसको नहीं मेंड कर पाए। एएनपी तो कहती है हम इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, या हमने कोई ओहदा नहीं लिया, हम काबीना के वजीर नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जिम्मेदारी से बरी जमा हो जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है, तो इससे बरी जमा हो जाएंगे। नून लीग ड्राइविंग सीट पे है, वो क्या कर रही है? लंदन में क्या फैसले हो रहे हैं? एवरीथिंग इज केओटिक, और ये केओस राइज देगा उस डर को, उस खौफ को, जो कि हम कहते हैं सेंट्स कम मार्चिंग इन मार्शल लॉ। मुझे तो बस ये डर है। ठीक है सना बच्चन साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन हम ये समझते हैं कि बयानिया बनाने की ज़रूरत है अभी। पीएमएलएन अगर चाहती है कि जो बागदौड़ है, जो कि जैसा कि आपने कहा कि इमरान खान लीड करें हर चीज़ को, तो एक नए बयानिए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पीडीएम को भी है, पीएमएलएन को भी है। तो जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, ऑपोजिशन के इस टकराव को आप कैसे देख रहे हैं? इसका फ़ायदा किसको होगा? देखिए, इधर अभी जो गुफ्तगू हुई है, सबसे पहले तो मैं सना बुच्चा साहब के साथ, साहबा से ज़रा माजरत के साथ कि इनको हुकूमत नहीं आती, इनको हुकूमत आती है। इनको हुकूमत चलाना भी आती है, हुकूमत में आने का फ़न भी आता है। आपको पता है जिस फ़न और जिस बयानिए को लेकर ये आए थे और जो मकसद के तहत डीलिंग करके आए थे, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव तो हासिल कर लिए जो इस हुकूमत से हासिल करने थे। उनका तो ऑब्जेक्टिव ना अवाम था ना रूल ऑफ लॉ था, वो तो ताल्लुक ही नहीं है। और उसका आपने खुलम खुला मुजाहरा ये देखा कि इक़्तिदार में रहने के लिए आज़म नज़ीर तारड़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो दे दी उन्होंने। जो 27 जुलाई को इनका मामला हुआ था जुडिशल कमीशन का, यू टर्न लेकर उन्होंने दे दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, वो भी मांग ली माफ़ी, क्योंकि ये इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इनको ना अवाम से गर्ज है ना रूल ऑफ लॉ से गर्ज है। असल क्वेश्चन ये है, जब, और ना ही इमरान खान का बयानिया भी इक़्तिदार के लिए चल रहा है। ये लॉन्ग मार्च किस लिए? अवामी हकूक़ की आज़ादी तो बाद की बात है।
क्या हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जिन रवैयों के साथ या जो इनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अवामी हुकूमतों के लिए ये लॉन्ग मार्च, ये तकरीरें और ये पॉलिसीज और ये करते नहीं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार में ठहरने के लिए। लॉन्ग मार्च होगा, ये उसका ही डर खौफ है जिसकी वजह से आज ये पॉलिटिकल कैओस चल रहा है। और इमरान खान इनकी इस कमजोरी को समझ गया है। आपकी बात में से एक बात लेकर कि क्या इमरान खान साहब भी फिर ये अवाम के लिए नहीं और अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए कर रहे हैं? अगर अवाम के लिए होते तो 3.5 साल उन्होंने हुक्मरानी की है, उनकी जितने यू टर्न है, जितनी उन्होंने अपनी 22 साल स्ट्रगल में गुफ्तगू की है, उसी के अपोजिट। वो तो कहते थे मेरे पास टीम है, कहां से आई टीम? वो तो कहते थे कि मैं साइकिल पे आऊंगा, कहां गई वो साइकिल? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई डोंट वांट टू टॉक ऑन इट। पॉइंट, आखिरी पॉइंट, लॉन्ग मार्च होगा, उसका प्रेशर हुकूमत फील कर रही है। जैसे ही लॉन्ग मार्च होगा, उस प्रेशर की वजह से चीजें जिस तरफ सना बुच्चा साहबा इशारा कर रही हैं जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए तमाम पार्टीज को होश के नाखून लेकर आज भी बैठ जाएं, कोई रास्ता निकालें और इलेक्शन की डेट तय करें। इसी सवाल के साथ मैं ब्रेक पर चलती हूँ। जी इफ्तिखार साहब, तारीख ना दे दूं लॉन्ग मार्च की? सर देना लॉन्ग मार्च की तारीख। आज इसका सूरज ग्रहण था पाकिस्तान में, तो जो लोग बैठे थे वहाँ पे उनके घर में, उन्होंने इस ग्रहण को बहुत गौर से स्टडी किया है, तजिया किया है और उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जुमेरात से अगली जुमेरात के दरमियान एक डेट दे दी है। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे साथ शेयर कर लिया कि जुमेरात से जुमेरात के बीच में, वैसे हम तवक्को जुम्मे की करते हैं लेकिन चलें। नहीं, जो आज सूर्य ग्रहण था हाँ ना, उस वक्त वो काफ़ी वहाँ पे मीटिंग हुई, उस सारी सूरत हाल को देखा गया। उस सूरत हाल के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि जुमेरात और अगली जुमेरात के दरमियान किसी वक्त ऐलान कर दिया गया। ठीक है, तवक्को ये की जा रही है फिर कि जुमेरात से अगली जुमेरात के बीच में लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो अनाउंस कर दी जाएगी। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि आज़म नज़ीर तारड़ ने आखिर इस्तीफ़ा क्यों दिया। आप साथ रहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दिया है। वफाकी वज़ीर की मौजूदगी में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी देखने में आई, जिस पर उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए इजहार ख़याल किया। लेकिन असल मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने इस पर अपनी राय सामने रखी और वो ये कहते हैं कि सीनियरिटी की बेसिस पर वोट ना करने की बिना पर हो सकता है कि आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दिया हो। सना बुच्चा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस बात में कितनी सदाकत हो सकती है? देखिए, ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू हो रही है वो पता नहीं कौन से पाकिस्तान के का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि अब हम पहले एक नए पाकिस्तान में थे, हम एक पुराने पाकिस्तान में आए और अब एक ये अनरियल पाकिस्तान है जो कि पोर्ट्रेयल उसका आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। ये वही पाकिस्तान है जो हम समझते हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ है? ये सिर्फ एक एनुअल मतलब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई तकरीरें हो या कोई इस तरह की बैठक हो, उसी में गुफ्तगू की जाती है या अमली तौर पर इसको आगे लेके चलना चाहिए? जहां तक आज़म तारड़ साहब का हवाला आपने दिया, बिल्कुल ठीक बात है कि वो इसके खिलाफ थे कि सीनियरिटी के अलावा कोई भी और तरीका नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस को तैनात करने के लिए। ये और अशतर औसाफ साहब इसके अगेंस्ट थे। अशतर औसाफ साहब का आप इस्तीफा पहले देख चुके हैं कि उन्होंने कहा कि उनको हेल्थ की बुनियाद पर इस्तीफा देना है। सना बुच्चा साहिबा से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, रिकनेक्ट हो रहा है। सर इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सना बुच्चा साहिबा ने भी अशतर औसाफ की जानिब इशारा किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल जब तक नए तैनात नहीं होते, नए अपॉइंट नहीं होते, तब तक तो वो ऑन ड्यूटी है ना हमारे साथ। तो फिर क्या करें? चलने दें उनको? वोट तो दे दिया उन्होंने। वोट तो दे दिया उन्होंने। हाँ, वोट तो दे दिया सर। वोट तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने वोट देने के बाद फौज तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। हम इकट्ठे थे तीनों, अब से कोई 72 आवर्स पहले। अच्छा। और मुझे पता था, एक ट्वीट चली अपना ट्विटर पे कि 80% इस बात के इम्कानात हैं कि चीफ जस्टिस की बात मानी जाएगी। तो 3 दिन पहले अगर ये ट्वीट है, मौजूद है रिकॉर्ड पे, तो कुछ तो था। एक बात। दूसरी बात, असूली तौर के ऊपर ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं ज़ाती तौर पे इससे मुखालिफ हूँ। सीनियरिटी को रखें,
क्योंकि अगर आप डीसी के मामले में भी सीनियरिटी नहीं रखते, कमिश्नर के लिए सीनियरिटी रखने को तैयार नहीं है, आप चीफ सेक्रेटरी के लिए सीनियरिटी रखने को तैयार नहीं है, आईजी के लिए सीनियरिटी रखने को तैयार नहीं है, जजेस के लिए सीनियरिटी को रखने को तैयार नहीं है, तो फिर आप चाहते क्या हैं इस मुल्क के साथ? तो फिर ये ढोंग क्या है पार्लियामेंट का या पार्लियामेंट्री पार्टीज का या आइन का? खत्म करें इसको। हर आदमी अपने अपने चैम्बर के बंदे को लाके इंडक्ट कर रहा है ताकि कादी फाइज ईसा का रास्ता रोका जाए। मन मर्जी के सर, मन मर्जी, मतलब अपने अपने चैम्बर से। और खुदा की कसम ऐसे से लोग हैं जिनका कोई ऐसा केस भी नहीं है जिसके ऊपर फखरिया तौर पे कह सकें देखें जी हमारा केस रिपोर्ट हुआ पीएलडी में, जाएं जाके हमारे। और सिंध से जिसको नहीं ले रहे उसके इतने केसेस रिपोर्टेड हैं, ही इज ए ब्रिलियंट लॉयर, नहीं ले रहे क्योंकि कुछ किसी को पसंद नहीं है। ये दिस इज एब्सोल्युटली आई एम वेरी सॉरी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम की सबसे बड़ी शिकस्त है कि उन्होंने जमहूरियत का नाम लिया, उन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद का दावा किया, लेकिन जब जमहूरी अमल को आगे ले जाने का मसला आया, पहले भी ये काम हुआ। जब 18वीं तरमीम में फैसले कर लिए गए तो उस 18वीं तरमीम में से वो फैसले किसकी हुकूमत में वापस हुए और क्यों कर आइन में एक और तरमीम करनी पड़ी? ये हमें सोचना चाहिए। हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब हमारे पास पावर आती है, अख्तियार आता है, तो हम उस पावर और अख्तियार को आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, और ये हमने साबित किया है। तो अगर नहीं सीनियरिटी कोई चीज़ है तो फिर छोड़ दें। मैं तो कहता हूँ ये पेश हुआ करें आगे बिफोर दी कमेटीज़ के आगे, सेनेट के या नेशनल असेंबली कमेटी के आगे पेश हो, 5 आदमियों के नाम आए, वो इनके इंटरव्यूज़ हों, केसेस पूछे जाए, इंक्वायर किया जाए, इनका दिमाग पढ़ा जाए, इनकी ज़हनी सलाहियत देखी जाए, इनका आईक्यू चेक किया जाए और फिर इनमें से शॉर्टलिस्ट कर दी जाए। राइट सर, मैं एक बार फिर से सना बच्चन साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू कर लें। देखिए, जस्टिस काजी फायजी साहब एक बड़ा इशू बने थे। एक उनका फैसलाबाद धरने के ऊपर उनका एक जजमेंट है जो कि मौजूए बहस बनी और बड़े लोगों के लिए स्ट्रेंथ का काम भी उसने किया। रीढ़ की हड्डी भी साबित हुई है जमहूरी जमातों के लिए जो नाम नहाद जमहूरियत की बात भी करते थे। उसके बाद काजी फायजी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, जो उनके साथ हुआ लंदन में उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, उनकी वाइफ के साथ जो हुआ, ये तमाम तर चीजें वो है जिसके साथ ये एम्पैथाइज और सिंपैथाइज करती थी इस वक्त मौजूदा हुकूमत। ये मौजूदा हुकूमत का ये शेवा है नून लीग का खासा कि वो अपने लोगों की कुर्बानी देते हैं, पहले बहुत करते हैं, पहले ये ऊपर से आते हैं, फिर ये नीचे हाथ पैर जोड़ने पे आ जाते हैं। इनका मसला है कि पहले अकड़ दिखाते हैं फिर झुक जाते हैं। परवेज रशीद साहब के साथ यही हुआ था। इन्होंने परवेज रशीद साहब की कुर्बानी दी, क्या हुआ उस कुर्बानी का? उस कुर्बानी से इनकी हुकूमत बच गई? नहीं बची। और ये आज तारड़ साहब भी इस्तीफा दे दिया है, तो ये बात बड़ी समझ आ जानी चाहिए कि नून लीग भी इस वक्त मसलिहत पसंदी का शिकार है और इस वक्त वो अपने लोगों को कुर्बान कर देगी, इनएप्ट लोगों को ले आएगी, गलत फैसलों की तायद करेगी, फिर कल रोना रोएगी कि जी जुडिशरी ने ये कर दिया, फिर हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई, फिर इंतजार करेगी कहीं से ऑडियो वीडियो जमा करके कि हमें बताए कि उनके खिलाफ जो फैसला आया था वो गलत था। और ये जाहिर है कि ये इसीलिए हो रहा है ताकि नवाज शरीफ साहब की वापसी आसान हो जाए। ये मतलब किस किस्म का मुल्क है और किस किस्म की जमातें हैं जो आके अथॉरिटी लेती हैं, पावर ऑन करती हैं, लेकिन चला नहीं सकती, उसके बाद पावरलेस हो जाती हैं। अगर आप पावरलेस हैं, अब हर इदारा कह रहा है कि जी हमें सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करनी, और सियासतदान सियासत नहीं कर रहे, वो मसले पसंदी कर रहे हैं, इदारों में सियासत शुरू होती है कि पहले जी इसको ले आओ तो उसको ले आओ। आप देख लीजिए फौज की तैनाती में भी यही मामला जेर बहस है। ठीक है, मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, राव तहसीन जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बन सकते थे, वो इनकी वजह से कुर्बान हो गए। ठीक है, बीजे मीर साहब मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ, आप क्या समझते हैं? आजम नज़ीर तारड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, तो नून लीग के अंदर इस वक्त जो है मामलात वो किस तरह से पाए जा रहे हैं? देखें, कम से कम हमने एक आदमी को देखा है नून लीग के अंदर, आप कह लो या किसी पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ हमें आगे रखना चाहिए जो कि मेरिट पे काम करते हैं, जो कि मेरिट पे बिलीव करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि हाउ कैन यू मेक अ जूनियर जज इनटू, उसको किस तरह एलिवेट कर सकते हो। एक दूसरी चीज़ है, देखो हम इस मुल्क के अंदर सीनियरिटी को तो देखते ही नहीं है। यही तो वजह है कि सिविल एंड मिलिट्री के रिलेशंस कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि आप किसी सीनियर को साइड पे कर देते हो, जूनियर को ऊपर ले आते हो, एक दो कोर्सेज का फर्क होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
मैं समझता हूँ ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम इफ्तिखार ने ले लिए, लेकिन मैं तो आर्मी को भी ऐड करता हूँ। सीनियर मोस्ट जनरल हैज टू बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ। यू डोंट फिर फौज में या किसी इदारे में जाके जब आप एक प्रोफेशनल एक काम करते हो फिर उसका फायदा क्या है कि यू बिकम अ सीनियर एंड समबडी एल्स कम्स ऑन और आप उसको सुपरसीड करते हो। दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज वर्क। आप हमेशा देखोगे सीनियरिटी इज ऑलवेज देयर, एंड इस चीज को हम पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरिट को रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड मोरोवर आई वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर जी सर। कि बराए करम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो बनाए। मतलब ये बता रहा है कि जिसके जजेस ही पूरे नहीं हो पा रहे, बट दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। बिल्कुल ना ये जो अभी इफ्तिखार ने पॉइंट रेज किया है, मुझे बताओ हु स्टॉपिंग यू, हु इज स्टॉपिंग यू, इज एनीबॉडी देयर के हु सेइंग कि भाई डोंट डिस्चार्ज योर ड्यूटीज। यही चीजें हैं कि हम फिर बाद में डिस्कशंस में, पॉलिटिकल डिस्कशंस में आ जाती हैं, हाँ जी इदारे खराब हो गए, इदारों को ये नहीं। ओ भाई इदारे बनेंगे, इदारों को तुम खुद चलने दोगे, वो सब कुछ होगा। यही इदारे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में भी हैं, वहां क्यों नहीं चल रहे भाई? वहां जबरदस्त चल रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं चल रहे? ये मुझे बताओ। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, विद द रिजल्ट ना तीतर है ना पटे। अपॉइंटमेंट स्ट्रेटजी क्यों नहीं रिवाइज कर ली जाती जावेद साहब? अपॉइंटमेंट स्ट्रेटजी कैसे रिवाइव की जाए? हमारे तो असूल ही कुछ मुख्तलिफ हैं। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमें इक़्तिदार में आने की जल्दी होती है, और उसके लिए हमें आइन भी वही चाहिए जो आइन लिखा हुआ है, अदल इंसाफ भी वही चाहिए जो अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करता है। हमें अवाम का भी उतना ही एहसास है जो आइन उनको गारंटीज़ करता है। लेकिन जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं, हमें हर चीज़ से यू टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि हम फिर इक़्तिदार की ज़ुबान बोलना चाहते हैं, इक़्तिदार का आइन चाहते हैं। हमें वही इंसाफ चाहिए जो हमें इक़्तिदार में रख सके। जो कुछ हुआ वो उसी का तकाजा है ना, गिव एंड टेक। सीधी बात करें, हम क्या गिव एंड टेक किया, हमने कंप्रोमाइज किया। हमें गुस्सा था कि यही चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के चीफ जजेस के साथ हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, यही चीफ जस्टिस ने हमारे चीफ मिनिस्टर उड़ाया है। अब हमें कहीं गिव एंड टेक करना था, वो हमने कंप्रोमाइज किया, चाहे हमें अपने फेडरल मिनिस्टर की आजम की कुर्बानी देनी पड़ी। आजम ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन मैं अब माजरत के साथ आजम को मैं 40 साल से 30 साल से जानता हूँ, आजम को वोट भी नहीं देना चाहिए था। फिर जिन असूलों की वो बात करता उन्हीं असूलों पर टिक जाना चाहिए था। सेनेटरशिप असूलों से बड़ी नहीं होती। आपने 28 जुलाई को इन्हीं जजेस की मुखालफत की थी ना। हल है। इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से। साथ रहिए। कम बैक। हमारे इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं अरशद शरीफ के बारे में। आज सुबह दिन के आगाज़ में ही हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल पर जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया। उसके कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत ही बुरे तरीके से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, इदारों पर तनकीद की जा रही है, इदारों के ऊपर अवाम की जानिब से इशारे किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उस चीज़ को भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद हमने ये देखा कि GHQ की जानिब से हुकूमत को भी एक ख़त लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, ताकि इंसाफ हो सके, जो असल बात है उसका पता चल सके और इल्ज़ाम लगाने वालों को पकड़ा जा सके। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आती हूँ। आप बहुत अच्छा है जनाब, ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन सवाल है इसके टर्म ऑफ रेफरेंस कौन तैयार करेगा। मेरे ख्याल टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार कर लिए हैं। इमरान खान ने जो आज ख़िताब किया अपने कारकुनों से, उसमें जो अल्फाज चुनाए गए हैं उनकी तरफ से, या अल्फाजों को जो चुनाव किया गया उनकी तरफ से, उसको बुनियाद बना लेते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने वार्न किया था, और उन्होंने कहा कि ये जो टारगेट किलिंग है, ये पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिक स्टेटमेंट दी है। इस पब्लिक स्टेटमेंट से टर्म ऑफ रेफरेंस को बनाना शुरू करते हैं। फिर देखते हैं कि पेशावर से क्यों गए। जो लोग कहते हैं कि उन पर दबाव था, जिन जिन लोगों को शौक़ है ये कहने का, ट्विटर पे बैठ के बातें करने का, उनको चाहिए कि वो अपना नाम लिखवाएं कमीशन में आके कि जी हम सबूत देते हैं कि दबाव की नोयत ये थी। ये हो गया
टर्म ऑफ रेफरेंस का दूसरा पार्ट। नंबर 3, कुछ लोग कहते हैं वो यूके गया, यूके वो सिरे से गए नहीं अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। बहरहाल जो लोग क्लेम करते हैं, सबका क्लेम ट्विटर पे मौजूद है, व्हाट्सएप पे मौजूद है, उनके टेलीफोन नंबर मौजूद है, उनको तलब किया जा सकता है, उन्हें बुलाया जा सकता है, कानून उनको मजबूर कर सकता है कि आएँ और बयान रिकॉर्ड करवाएं और सबूत दें। चलें जी, अब चलें कीनिया। उनके घर वालों का कहना है कि कीनिया में वो एक महीने से मुकीम थे। अब कीनिया में जिन लोगों के पास है उनमें से काफ़ी के नाम आ चुके हैं। वो लोग कौन हैं, वो क्या करते हैं, उनसे उनका तल्लक क्या था, उनका बिजनेस क्या था, उस रात जो सानिया हुआ अफसोसनाक, उस वक्त वो कहाँ से किधर जा रहे थे, ये भी टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल कर लिया जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि दो हुकूमतों के दरमियान टर्म ऑफ रेफरेंस कौन तय करेगा, ये है एक डिबेटेबल पॉइंट। तो मैं इनवाइट करता हूँ सबसे पहले इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब, आप बराए मेहरबानी टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दें। आपने जो 10-12 सवालात आपने और शीरी मज़ारी ने जो तैयार किए हुए हैं वो जारी कर दें, ताकि उनकी बुनियाद के ऊपर फिर ये पूरी तहकीक हो, और फिर जो भी इसमें शामिल है, whosoever is responsible, he should be punished, whether they are sitting in Kenya or where they were sitting in Dubai or where they were sitting in Peshawar. They should be punished. ठीक है, आपकी ही बात से पीजे मीर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सर ने जिक्र किया सलीम शहजाद साहब का, उन पर कमीशन बना, हामिद मीर पर बना, असद तूर पर बना, अबसार आलम पर बना, तो क्या ये कमीशन भी महज कमीशन रह जाएगा या फिर हम मामले की जड़ तक पहुंच पाएंगे? इसका कुछ भी नहीं बनेगा। ये बड़ी बड़ी कमीशन आई हैं, जॉइंट कमीशन, ये वो फलाना, कुछ भी नहीं बनेगा। नंबर 1, ये क्राइम जो है या इंसिडेंट है या मर्डर है, ये कीनिया में हुआ है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं है। हमारी वहां ज्यूरिसडिक्शन कोई नहीं है। हमारे वजीर आजम ने जिस तरह रिक्वेस्ट किया है, या ये जो टीवी पे आ रहा है इंटरवेंशन नहीं होती है, रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट से उसने कीनियन प्रेसिडेंट ने एक तो बॉडी वापस आज रात को आ जाएगी 1 बजे, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये उनकी इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनके अपने मीडिया ने एक्सपोज किया है कि ये शूट टू किल करते हैं, दे डोंट चैलेंज पीपल, इन द सेंस के टायर्स पे गोली मारो, ये साइड पे मारो। गाड़ी की नोयत आप देखेंगे, उसके अंदर बड़े क्वेश्चंस उठते हैं, बट दैट इज द कीनियन गवर्नमेंट एंड दैट इज देयर ज्यूरिसडिक्शन। नंबर 1, इमरान की बात आती है। इमरान, हम तो उसकी बात को मानते ही नहीं है। भाई जी ये देखो यहाँ यू टर्न है, वो यू टर्न है। अब इमरान की बात सच्ची हो जाती है कि इमरान ने कहा मेरे कहने पे भाई गया है, तो वी नीड टू नो कि किसके कहने पे गया है वो। अब ये जो अपना अरशद है, ये बेचारा चला गया बाहर, अब उसके बाद हम इंसिनुएट करते हैं अपने लोगों के ऊपर। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज डेंजरस, व्हिच शुड नॉट बी इम्प्लीकेट। हम अपने लोगों को इम्प्लीकेट ना करें किसी तरीके से भी, ये बिल्कुल इम्प्लीकेट ना करें। लेट द कीनियन गवर्नमेंट डिसाइड, जिस तरह उन्होंने कहा है, इट हैज बीन एन एक्सीडेंट, वी हैव टू टेक देयर वर्ड। अदरवाइज मैं यहाँ क्या, हम सारे क्या पाकिस्तान इकट्ठा हो, नहीं जी कीनिया झूठ बोल रहे हैं। देखो खुदा के लिए, आप अपने लोगों को इनडायरेक्टली इम्प्लीकेट कर रहे हो। डोंट डू दैट, because it is against your state interest. So इस चीज को दूर रखो and just work on, वो कहते हैं ना, Rudyard Kipling कि we people, the Indian subcontinent, are pretty good in reading between the lines and not the line. Read the line, what the line says. ठीक है सर, आप ही की बात से मैं जावेद साहब की तरफ आना चाहती हूँ। जावेद साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा टारगेट किलिंग का केस है, तो क्या इमरान खान इस कमीशन में मुआवनत करेंगे? क्या वो आकर अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे कि किन बुनियादों पर वो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? नहीं, वो जिन बुनियादों पे भी कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफ्तिखार साहब ने जो बात की है कि उनके जो भी कंसर्न्स हैं वो इस कमीशन के सामने पेश कर देने चाहिए, ताकि कमीशन जब उसकी रिपोर्ट ड्राफ्ट करे तो वो तमाम कंसर्न को एड्रेस कर लिया जाए या देख लिया जाए कि उनका किस एक्सटेंट तक वो रेलेवेंट हैं या नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद जिस तरह पाकिस्तान आर्मी को मलाइन किया जा रहा था, इन्वॉल्व किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये पिक्चर पेंट की जा रही थी कि ये पाकिस्तान आर्मी ने किया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज DGISPR ने आकर खुद इस चीज़ की वजाहत की और कमीशन का मुतालबा किया, और मैं ये समझता हूँ कि इस कमीशन को बनना चाहिए और इस कमीशन को एविडेंस कलेक्ट करने चाहिए, नॉट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ इमरान खान और समबडी एल्स, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर फैमिली। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन चाहिए वो उनकी बेगम साहबा को चाहिए, उनके बच्चों को चाहिए और उनकी वालदा को चाहिए।
आपके और मेरे सेटिस्फेक्शन से कोई नहीं कंसर्न। जिन्होंने पॉलिटिक्स इस पे करनी है वो अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे, लेकिन इस कमीशन के जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, बराह मेहरबानी जो लोग अदारों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मेहरबानी करके चुप करके बैठ जाएं। सर, पब्लिक में अनरेस्ट पैदा हो गया खान साहब की इस बात से। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग की है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो ही हैज टू कम अप विद समथिंग, सम एविडेंस। इफ्तिखार साहब, व्हाई नॉट? डेफिनेटली मैं ना सिर्फ वो, बल्कि वो शीरीन बजारी ने रात को 3 बजे ट्वीट कर दी, जो जिससे सबकी ट्विटर मौजूद है ना, उनके टेलीफोन नंबर मौजूद है ना, उनको अब सजा नहीं मैं देने को कहता। मैं नहीं कहता उनको पकड़ के लाओ, लेकिन अपनी बात साबित करें। इनिशियल आपको एलओआईज मिल जाएंगे ना, लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा, उसके मुताबिक चलते जाएं। बिल को आए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। मुझे मिस सना की तरफ आना है। मिस सना, आपकी तरफ मैं आखिर में इसलिए आ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बता सकें कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो रीट्वीट किया गया है, अगर वो साथ नहीं खड़े हुई, अगर उन्होंने अफसोस नहीं किया, तो कम से कम इस तरह की स्टेटमेंट तो ना देती कि दिस इज़ अ मैसेज फॉर द मैनकाइंड। और कितनी तकलीफ पहुंची होगी मकतूल के घर वालों को, उसके फॉलोअर्स को। इस तरह की बात क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? देखिए, मैं तो कल भी कहा था अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे शरीफ साहब के, और उनकी जो बेगम साहिबा हैं, उनके जो बच्चे हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनके दर्जात बिल्कुल बुलंद और मगफरत फरमाए अल्लाह ताला शरीफ साहब की। लेकिन देखिए, ये अब मुझे ये समझ नहीं आई, अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं टारगेट किलेंगे तो मरियम साहिबा कह रही है मकाफात अमन है। अगर मरियम साहिबा मकाफात अमन समझ रही हैं तो फिर उनके चचा जो हैं वो ये कमीशन बना के क्या प्रूव कर रहे हैं? तो ये आज बार बार शहबाज शरीफ साहब ने कहा शफाफ तहकीकात होंगी, मतलब इस मुल्क में यानी कि गैर शफाफ तहकीकात भी हुई हैं। तो फिर ये बता दीजिए कि चले केन्या में ये मारे गए हैं या हादसा पेश आया है शरीफ साहब को, यहाँ पर केन्या था, केनियंस आए थे, ये जो बाकी अफसार आलम को गोली मार गए, जो असद तूर को जाके घर में पीट के चले गए, जो मतियुल्लाह जान साहब को उठा के ले गए, वो भी केनियंस आए होंगे। फिर हमारे मुल्क में रॉ इन्वॉल्व होगा या फिर ये सब कुछ होगा। तो फिर हमारे इदारे क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि ये कौन कर रहा है और क्यों ये हो रहा है? जवेरिया साहबा के ट्वीट्स के हवाले से भी बात की जा रही है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे अपने आप को जवाब देना है, मुझे अपनी कॉन्शियंस को जवाब देना है। आखिरी बात, इस मुल्क में अगर तो कोई बात आप लोग नहीं कर सकते, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती। अब एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, हमें कोई डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बना दें, सहाफियों के लिए भी, सियासतदानों के लिए भी। ये करोगे तो मुहिब वतन हो, ये करोगे तो मुहिब वतन नहीं हो, ये करोगे तो अपने मुल्क में महफूज हो, और ये करोगे तो मुल्क में महफूज नहीं हो। ये कहोगे तो तुम्हें उठा लिया जाएगा, ये कहोगे तो नहीं उठाया जाएगा। और तुम्हें अगर कोई उठा ले तो हो सकता है कि वो केन्या से आया हो, वो कहीं इंडिया से आया हो, वो कहीं इजराइल से आया हो। तो भाई, हमारे मुल्क में ये सब आ रहे हैं, नंदनाते फिर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? ये फिर किस तरह की सिक्योरिटी है? फिर हम बकौम एज अ कौम हम कितने महफूज हैं? ये सवाल अब पूछने वाले हैं। वो शरीफ साहब तो चले गए, अपने साथ बहुत सारे जवाब ले गए और बहुत सारे सवाल छोड़ गए। बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहिबा, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब। लेकिन जब तक हकाइक हो तो नतीजा अखज़ कर लेना दानिशमंदी इसमें नहीं है। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।